आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सम्माननीय जयंत पाटिल जी, हमारे सबके आधार स्तंभ देश के नेता आदरणीय पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, अजीत दादा, भुजबल साहब, तटकरे साहब, मंच पे उपस्थित सभी सम्माननीय नेतागण और पवार साहब के 21वीं जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए तमाम साथियों, निश्चित रूप से आज हम सभी लोगों के लिए आज सबसे आनंददायी क्षण है। हम जिसके नेतृत्व में काम करने का काम कर रहे हैं, हमारे नेता का आज जन्मदिन है और निश्चित रूप से आज के दिन हम लोगों को कुछ संकल्प लेने का काम करना पड़ेगा। अमोल कोल्हे साहब ने अभी वैचारिक लड़ाई की बात की और निश्चित रूप से देश में आज एक वैचारिक लड़ाई खड़ा करने की जरूरत है और हमें लगता है कि जो हमने एक फिल्म देखी कि योद्धा ये महान है और निश्चित रूप से ये लड़ाई का योद्धा इस युद्ध को जीतने का काम करेगा, ये पूरी तरह से विश्वास हम लोगों में है। और हमने देखा है कि पवार साहब के तेवर को, और एक शेर कहना चाहता हूं पवार साहब कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिंदा मछलियां दायरे के विरुद्ध तैरने का काम करती हैं और जो मरे होते हैं वो प्रवाह के साथ बह जाते हैं। और हमारा नेता इस देश में जो वैचारिक संघर्ष चल रहा है, हेगड़ेवार गोलवर के विचारधारा को लेकर देश में जो समतावादी विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा, साहू महाराज की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा, ये संघर्ष इस देश में खड़ा हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि इस देश के अंदर एक अलग विचारधारा को लेकर इस देश के अंदर पूरी तरह से वे अपने आप को प्रस्थापित कर लेंगे। हमें लगता है कि इस वैचारिक लड़ाई में हमारा ये योद्धा पूरी तरह से जीतेगा और पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। पवार साहब का आज 21वां जन्मदिन है। देश में बार बार पिछले 7 सालों से सवाल खड़ा किया जाता था कि मोदी के खिलाफ कौन, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प क्या होगा। हमें लगता है कि 2 साल पहले जो देश के किसी भी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा, सपना में भी नहीं देखा होगा कि शिवसेना और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठेगी। अगर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार पवार साहब के नेतृत्व में, अगुवाई में इस महाराष्ट्र की धरती पे बन सकती है तो देश में पर्यायी सरकार 2024 में पवार साहब के अगुवाई में बनेगी। हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे मौजूद है, बार बार सवाल खड़ा करने का काम करते हैं कि ममता दीदी तो अलग बोल रही है, कांग्रेस के लोग अलग बोल रहे हैं। जब अलग अलग बोलने वाले हों तो कोई व्यक्ति चाहिए जो अलग अलग बोलने वालों को इकट्ठा भी बिठाने का काम करे और हमें पूरा विश्वास है कि सभी को इकट्ठा बिठाने का काम हमारा नेता करने का काम करेगा। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी हो, पंजाब का अकाली दल के नेता हो,
दिल्ली के केजरीवाल हो, वामपंथी दल हो, महाराष्ट्र की पार्टियां हो, दक्षिण की पार्टियां हो, अगर कोई भी नेता की बात अगर कोई आज देश में मानने के लिए तैयार है तो हमें लगता है हमारे नेता पवार साहब की बात को सभी मानने का काम करेंगे। पवार साहब का एक व्यक्तिमत ऐसा है, मैं अपना अनुभव कुछ आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पवार साहब के मन में क्या है, ये किसी के समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है कि वो नेता कार्यकर्ता क्या जो अपने नेता की मन की बात ना समझ पाए, वो नेता और कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। लगातार खबरें आने लगती हैं कि आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी के साथ पवार साहब जाने वाले हैं। जब 1999 में महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद ये खबरें आने लगी कि पवार साहब देश में उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं समाजवादी पार्टी में था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के नाते हम लोग काम कर रहे थे। कार्यकर्ता और बहुत सारे साथी चर्चा करने लगे। मैंने कहा कि पवार साहब विचारों से समझौता नहीं कर सकते और हमें लगता है कांग्रेस से बातचीत होगी और पुनः पवार साहब ने वो सारी चीज़ें, मुझे सत्ता नहीं मिलेगी तो चलेगी लेकिन हम विचारों से समझौता नहीं करेंगे। और 1999 में पहली बार साबित करने का काम किया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद लगातार खबरें आने लगी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, खबर आने लगी, पत्रकार मुझसे पूछने लगे कि सुप्रिया ताई मंत्री बनने वाली है, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। मैंने सीधे कहा कि ये संभव नहीं। बोले आप कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा कि मेरे नेता के मन में जो है वो मुझे समझ में आता है, मेरा नेता ऐसा कर नहीं सकता। और हमें लगता है कि पिछले 2 साल पहले जब परिस्थितियां बनने लगी तो कोई किताब लिखी गई कि नवाब मलिक सबसे पहले बोल रहा था कि महाराष्ट्र में पर्याय सरकार बनेगी। अगर नेता के मन की बात कार्यकर्ता समझ नहीं पाएगा तो वो कार्यकर्ता अपने नेता का अनुयायी नहीं है। निश्चित रूप से हमारा नेता ऐसा है कि मेरा अनुभव है कि जब भी मुझे कोई संकट आया, अगर कोई दुख की घड़ी मेरे साथ आई तो सुख की घड़ी में नहीं लेकिन दुख की घड़ी में हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का फोन आया और क्या परेशानी है इसकी जानकारी लेने का काम हमारे नेता ने करने का काम किया है। हमें लगता है कोई नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसके दुख बांटने की क्षमता रखता है, उसे समझने की कोशिश करता है, तो उससे बड़ा महान व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आज पूरा देश आदरणीय पवार साहब की तरफ देख रहा है। पूरा देश चाहता है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक परिवर्तन के लिए एक बड़ा मोर्चा बनाने का काम किया जाए। इस देश के अंदर जिस तरह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, देश के अंदर अलग तरह की विचारधारा देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है, मजहब के नाम पे नफरत फैलाने का काम कर रही है, जाति के नाम पे कहीं संघर्ष खड़ा करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से आदरणीय पवार साहब का ही विचार, आदरणीय पवार साहब के ही विचारों के साथ इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं और हम लोगों को इस लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार होने का काम करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों से विनती करने का काम करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन पैदा करने का काम करते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कन्फ्यूज होगा तो हमें लगता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ भी बोल दे। आपको पूरी तरह से हमारा नेता, उसके विचार क्या हैं, वो किस तरह की राजनीति इस देश में करना चाहता है, इसको पूरी तरह समझने का काम करना पड़ेगा। आज आदरणीय पवार साहब के आशीर्वाद से, पवार साहब मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में था, कुछ वैचारिक लड़ाई मेरी हुई, मैं दल बदलना चाहता था, कांग्रेस में जाना चाहता था, मंत्रालय से निकला, बीकेसी में मेरी गाड़ी पहुंची थी, एक फोन आ गया, मी शरद पवार बोलते हैं। मेरे हाथ पैर ढीले हो गए कि पवार साहब का फोन क्यों आ गया, तुम कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हो? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं, कांग्रेस में नहीं जाना है, आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आना है। मुझे कहा कि दिलीप वलसे पाटिल जी से मिलो, अरुण भाई से मिलो और पार्टी में आओ। आपने मुझे निमंत्रित किया, पार्टी में लिया
और मुझे लगता है कि जो आपने मुझे बुलाया था, मेरी जो क्षमता थी वहाँ तक आपने पहुँचाने का काम किया। मैं मानता हूँ कि आप एक कार्यकर्ताओं को पहचानने वाले नेता हैं। और आज नवाब मलिक सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश दुनिया में अगर नवाब मलिक की पहचान बनी है तो हमें लगता है कि पवार साहब के कारण ही नवाब मलिक की पहचान दुनिया में बनी है। मैं मन से आपका आभार मानने का काम करता हूँ और वादा करता हूँ आदरणीय साहब कि आपको संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। देश आपको देख रहा है और कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों को, जयंत पाटिल जी ने कहा कि अगर बोलोगे तो मेहमान आपके घर आ जाएंगे। हमें लगता है मेहमान किसी के घर आने से, कोई मेहमान किसी के घर से कुछ ले नहीं जा सकते। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हों तो मेहमान आएंगे और जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को निर्भीक होके, निडर होके अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों को हमारी नेता की तरह, जो योद्धा महान है, ये योद्धा हमारा महान है, उसी तरह उसके पथ चिन्ह पे खड़ा होकर जो भी अन्याय अत्याचार होगा उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कल भी इस शहर में एक रैली हो गई साहब, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंदोलन करने का काम किया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। मुझे याद है कि नासिक में पार्टी की रैली होने वाली थी। हम सभी लोगों को बुलाया गया। मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही थी इस धरती के अंदर, और मुझे बुलाया गया। कहा कि नासिक के अधिवेशन में मुसलमानों को आरक्षण मिले, ये आपको प्रस्ताव रखना पड़ेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नासिक अधिवेशन में मुझे लगता है कि 2003 या 2004 में वो प्रस्ताव हम लोगों ने पारित करने का काम किया। सच्चर कमेटी का गठन करने का काम आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में हुआ। जब देश के अंदर मराठा आरक्षण की चर्चा होने लगी, मुसलमान आरक्षण की चर्चा होने लगी, तो निश्चित रूप से 2014 के पहले मराठा आरक्षण के साथ साथ मुसलमानों को भी आरक्षण देने का काम किया गया। कल कुछ नेता आकर हम लोगों से सवाल पूछने का काम कर रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। शिवसेना पे टीका हो रही थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे टीका हो रही थी, कांग्रेस पार्टी पे टीका हो रही थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने आरक्षण दिया, लेकिन बीजेपी ने कानून पारित होने नहीं दिया, उस पर टीका क्यों नहीं आपने करने का काम किया। अगर आप हम लोगों पर टीका करने का काम करते हो तो जो मुस्लिम विरोधी पार्टियां हैं उसके बारे में आप खामोश रहने का क्यों काम करना चाहते हो। निश्चित रूप से आदरणीय पवार साहब ने अगर कोई फैसला किया था तो पूरी तरह से पार्टी उसके साथ खड़ी है। आज मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस दिन उसका निकाल आ जाएगा निश्चित रूप से मुसलमान आरक्षण को लेकर भी हम लोग आने वाले दिनों में फैसला करने का काम करेंगे। आदरणीय पवार साहब की नीति निश्चित रूप से है कि इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर समतामूलक समाज बने। समतामूलक समाज बनाते हुए देश में, महाराष्ट्र में रहने वाले महिला हो, नौजवान हो, पिछड़े हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, सबको समान अधिकार मिले, सबका समान विकास हो, इस विचार को लेकर हमारी पार्टी और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमें लगता है कि बाहर से आने वाले लोगों को महाराष्ट्र में रहने वालों की चिंता काम करनी चाहिए। उन्हें बहुत काम है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जाए वहाँ पे अपना काम करने का काम करें। महाराष्ट्र की जनता आप लोगों को कभी स्वीकारने वाली नहीं। आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग खड़े रहेंगे और महाराष्ट्र में लगातार हम जीतने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा ना बोल के इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज साहब आपका 81वां जन्मदिन है। आप योद्धा हैं, आप सारे चक्रव्यूह तोड़ते हैं और हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपको और भी लंबी उम्र मिले और आप हम लोगों के मार्गदर्शक बने रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।